Good morning. Today is 10 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. देखिए आज तो बहुत बुरा हुआ। 40 मिनट का बोलने के बाद में पता लगा कि आवाज़ तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। सही में कई बार तो बहुत बुरा होता है। तो देखिए दोबारा से डिस्कस करते हैं। पता नहीं बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा अभी। देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आर्टिकल्स है, पहले साइड में छोटा आर्टिकल है मर्चेंट डिस्काउंट रेट से रिलेटेड है। जो हमारे बैंक्स हैं इन्होंने कहा कि देखिए जो पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा कि हम डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम जो क्रेडिट कार्ड एंड जो डेबिट कार्ड्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्यों इन्होंने कहा, देखिए क्योंकि 1% MDR है वो लगाया है बैंक्स ने। जो नीचे आर्टिकल है ये देखिए ईरान का आर्टिकल है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीच का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में वर्ल्ड की सिचुएशन किस प्रकार से होने वाली है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो सीरिया से रिलेटेड है, इसे भी डिस्कस करेंगे, इसे भी डिस्कस करेंगे। नीचे ट्रांसजेंडर से नीचे ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है, यहाँ पे इस आर्टिकल को जो MDR से रिलेटेड है पेट्रोल पंप से, उसको हम इकोनॉमिक्स टाइम्स से ऐड करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक दूसरा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, वो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए गला सूख गया। वो इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारा क्या बोल रहा था मैं, इंडियन एक्सप्रेस से एक और दूसरा सीरा जामोन का आर्टिकल है, उससे भी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक डायस्पोरा से रिलेटेड आर्टिकल है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आर्टिकल की यूटिलिटी है क्या। देखिए पहले आर्टिकल की जो यूटिलिटी है वो ये है कि जो थ्रेट दी है जो पेट्रोल पंप वालों ने, तो उसका क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से एक्सेप्ट करने में, तो इसके डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है। देखिए आप इस पूरे इश्यूज को काफ़ी होलिस्टिकली एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद में क्या, देखिए पेट्रोल पंप्स जो हैं, पेट्रोल ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है क्या। देखिए पेट्रोल पंप ने धमकी दी कि हम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्या इसका रीजन है MDR। देखिए MDR होता क्या है, क्योंकि बैंक्स ने इन पे MDR लगा दिया था कि जो कि 1% है। ये MDR होता क्या है, देखिए एक तरह का रेट है वो चार्ज किया जाता है बैंक्स के द्वारा मर्चेंट्स के ऊपर में। क्यों, क्योंकि देखिए ये डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की जो सुविधाएं प्राप्त कर देते हैं बैंक्स, जो पेट्रोल पंप डीलर्स या फिर कोई भी जो मर्चेंट्स होते हैं इनको, इसके बदले में जो बैंक इन पे 1% चार्ज लगाता है उसका नाम है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एवरेज टिकट प्राइस पे डिपेंड करता है, रिस्क पे डिपेंड करता है, और इंडस्ट्री कैसी है काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बैंक्स का व्यू है कि कैसा इस पे। देखिए बैंक ने तो कहा था कि RBI की नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि 16 दिसंबर को कि हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगा सकते हैं डेबिट कार्ड पे 0.25% और 1% से के बीच में, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा सकते हैं 1% MDR। तो हमारी क्या गलती है, हम तो लगाएंगे ही ना। बैंक ने तो सोचा था कि नोटबंदी के बाद में हमें थोड़ा बहुत पैसा आएगा हमारे पास में, और जो ज़्यादा जैसे आज जिस तरह की POS मशीन्स हैं, ये पॉइंट ऑफ स्केल मशीन जो आपने देखी थी पॉइंट ऑफ स्केल जो मशीन है, इससे पैसा आएगा। और फिर उसके बाद में देखिए, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद में बैंक्स कहते हैं कि देखिए 1% अगर आप MDR हमसे ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि देखिए हमारे पास तो जो कमीशन होता है वो 2% होता है, 2% में से 1% आप ले लोगे MDR, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये इनका तर्क है। तो अब क्या हुआ है, देखिए अब क्या हुआ है, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। देखिए नोटबंदी के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। सरकार ने काफ़ी तरह के स्टेप्स उठाए, और सरकार ने कहा था कि जो MDR है वो 8 दिसंबर से एक तरह के कार्ड बेस्ड की जो मूवमेंट है 2000 से नीचे है। सरकार ने कहा कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो आप माफ़ कर दीजिए, एक तरह से सर्विस टैक्स भी माफ़ कर दिया था MDR पे। और बैंक्स को कहा कि देखिए आप डेबिट कार्ड्स के ऊपर में जो MDR चार्जेस हैं उसे भी माफ़ कर दीजिए 31 दिसंबर तक, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पर तो सरकार पे प्रेशर था, क्योंकि एक बार कैश का बहुत ज़्यादा कैश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी लोगों को, और सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हों, तो जनता ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगी अगर उन पर चार्जेस कम लगेंगे। तो सरकार ने बैंक को कहा कि आप एक बार तो MDR बंद कर दीजिए। लेकिन अब तो 31 दिसंबर आ गया, मतलब आगे ही आ गए हम। तो पेट्रोल पंप ने अब पेट्रोल पंप वालों ने थ्रेट दे दी थी कि आप हम पे मत लगाइए MDR चार्ज। एक बार तो देखिए जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि 13 जनवरी तक उन्होंने मना लिया कि 13 जनवरी तक देखिए आप कुछ मत करिए, उसके बाद में हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ये कहते हैं कि हम कुछ, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं ये कहते हैं कि हम कुछ इस तरह का सोल्यूशन निकालेंगे कि जिससे जो MDR के चार्जेस हैं ना तो जो पेट्रोल पंप है इनको देने पड़ेंगे, ना ही बैंक्स को देने पड़ेंगे, और एक तरह से कुछ स्टेक होल्डर्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे उठती है, स्टेक होल्डर आखिर है क्या। अगर ना पेट्रोल पंप वाले देंगे ना बैंक देगा, तो उसके चार्जेस देगा कौन, उसकी कॉस्ट बियर कौन करेगा। यही तो बात उठ रही है। आगे है क्या, आगे देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए
8 नवंबर जब नोटबंदी इंप्लीमेंट की गई थी तो काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उनको एडवाइस किया गया था कि आप एक तरह से जो सेंटर जो चार्ज लगाते हैं, यानी जो पीओएस मशीन है जो आप छोटे मर्चेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, पीओएस मशीन जो हमने देखी थी अभी शुरू में, इस पे आप सिर्फ 100 रुपये चार्ज लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि एक तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा इससे। और उसका फायदा हुआ भी। 15 लाख मशीनों में से आज 6.5 लाख जो मशीनें हैं उसका चार्ज जो सिर्फ 100 रुपये है। और भी सरकार ने काफ़ी जो PSU ऑयल कंपनीज है जैसे कि इंडियन ऑयल, इनको भी सरकार ने कहा कि देखिए आप जो 0.7% है वो डिस्काउंट कर दीजिए जो तेल भरवा रहे हैं जो लोग। और इवन रेलवेज को भी कहा कि आप टिकट जो बुकिंग है जो ऑनलाइन जो लोग करवा रहे हैं उन पर छूट दे दीजिए। अब बात यहाँ पे उठती है कि देखिए सरकार ने सबको कह तो दिया कि आप भी छूट दे दीजिए, आप भी छूट दे दीजिए, लेकिन उसका पैसा कौन भरेगा? अब सरकार ने कहा कि देखिए, पहले तो सरकार ने कहा था कि देखिए हम उसका बिल भर देंगे, यानी जो भी आपको नुकसान हो रहा है IRCTC को, बैंक्स को, हम आपको पैसा दे देंगे जो छूट आप देने जा रहे हो। लेकिन अब इस तरह के जो स्पैट्स है, इस तरह की जो चीज़ें डिफरेंसेस उभर कर आ रहे हैं वो लाजमी हैं, आएंगे ये ऐसी सारी जो चीज़ें हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड देखिए ये है कि सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हैं जो पेट्रोलियम आउटलेट्स हैं वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। और ये जो अगर हमें कैशलेस इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करना है, अगर देखिए बार बार इस तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी तो एक तरह का क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। और फरवरी में ही कैबिनेट में हमारे एक तरह की MDR को रेशनलाइज करने की बात कही गई थी और एक एक्सपर्ट पैनल भी इसके लिए बनाया गया था। उस एक्सपर्ट पैनल ने काफ़ी सारी चीज़ें कही थी, जैसे कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें एक तरह की ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अच्छी होनी चाहिए। और ऊपर से देखिए इसमें जो कस्टमर्स का डेटा है वो प्राइवेट डेटा है वो भी सिक्योर होना चाहिए। दूसरा जो लायबल होना चाहिए एक तरह से, यानी जो उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर गलत हो जाती है, जैसे सिस्टम में कई बार एरर आ जाती है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो कस्टमर इसके प्रति लायबल नहीं रहेंगे, आपको कस्टमर्स का पैसा लुटाना पड़ेगा। न्यू पेमेंट रेगुलेटर्स हैं उनको भी क्रिएशन करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिटेल ट्रांजैक्शंस ये होती हैं उनके लिए एक अलग से पेमेंट रेगुलेटर बना दिया जाए। अभी तो RBI जो होती है इनको रेगुलेट करती है, लेकिन अलग से इनका रेगुलेटर बना दिया जाए जो रिटेल ट्रांजैक्शंस होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम ये करते हैं यूजिंग कार्ड या फिर ये सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शंस। बाद में ये कहते हैं कि एक तरह से हमें कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, एक तरह से क्लैरिटी आनी चाहिए और चीज़ों में, और जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, एक विजिबल रोड मैप होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि जनता को यूं लगे आज गवर्नमेंट ये कर रही है, आज पहले कुछ और किया था। सिर्फ ये जो आप बात करते हो कि जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे उनको हम इनाम देंगे, लकी ड्रा देंगे, इस तरह की बातों से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखानी पड़ेंगी चीज़ें। इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसका एक सोल्यूशन दिया गया है, पैसा भरेगा कौन? तो उसमें देखिए ये है कि ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले कि MDR जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको कम कर देना चाहिए, 0.1% कर देना चाहिए। फिर ये एक बात को समझाते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले कहते हैं कि देखिए जो अभी चार्जेस हैं, अभी 3 कंपनीज चार्जेस देती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, खाली पेज नहीं है आज, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जब हम देखिए मान लीजिए ये POS मशीन है, ये छोटा सा कार्ड है, POS मशीन और कार्ड है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन मान लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल मान लीजिए, यहाँ पे इनके पास में, अरविंद केजरीवाल के पास मान लीजिए ICICI का कार्ड है, और ये जो POS मशीन है जिसमें कार्ड स्वाइप करने वाले हैं पेट्रोल पंप डीलर पे, ये POS मशीन है HDFC की। अब समझिएगा इसे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन होती है पूरी 3 पार्टीज इसमें अपना हिस्सा ले जाती हैं। एक तो ICICI बैंक जिसका कार्ड अब अरविंद केजरीवाल यूज करेंगे यहाँ पर, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल यूज करेंगे इनका कार्ड ICICI बैंक का, तो ICICI बैंक इनके कार्ड से, इनके अकाउंट से थोड़ा बहुत पैसा काट लेगा। एक HDFC बैंक ने पेट्रोल पंप को मान लीजिए मशीन प्रोवाइड कर रखी है, तो ये HDFC बैंक भी कहेगा कि हमने तो आपको मशीन प्रोवाइड करी है, कुछ तो पैसा आप हमें दीजिए, तो ये भी देंगे। तीसरा जो है, एक पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन होती है, आपने देखा होगा कि वो होती है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये थर्ड पार्टी होती है। ये थर्ड पार्टी पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसको सिक्योर वे में करवाती है। तो अब जो आर्टिकल वाले कहते हैं कि देखिए तीनों पार्टी हैं, अगर 0.10% अगर आप MDR रखोगे तो तीनों पार्टीज में एक तरह से कम इसे ले लेंगी, और एक कंपटीशन हो जाएगा आने वाले टाइम में कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट है वो दूसरे तरह के स्टेप्स जो उठा रही है, उससे क्या होगा, कंपटीशन आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाएगा, और जो वॉल्यूम्स हैं क्योंकि बहुत बढ़ने वाली हैं, तो इसलिए कंपटीशन से फायदा ही होगा, नुकसान एक लेवल के बाद में नहीं होगा। तो आगे ईरान का आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आज सब कुछ आपको डबल मिलेगा, पहले से ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सब कुछ बहुत नुकसान हो गया आज। तो देखिए आगे क्या है, ये ईरान का एक छोटा सा आर्टिकल था। देखिए ईरान में हुआ क्या था ईरान में
ईरान की थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, फिर आपको ये थोड़ा सा जो आर्टिकल था छोटा आपको समझ में आ जाएगा। 1935 से पहले देखिए ईरान को पर्शिया कहते थे, और फिर उसके बाद में एक डायनेस्टी वहाँ पे आई, शाह डायनेस्टी जिसको कहते हैं। 2 बाप बेटों ने राज किया 35 से लेके 79 के बीच में। 79 में क्या हुआ, 79 में एक तरह से क्या हुआ, वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या आ गया, देखिए वो जो शाह थे जिसने 35 से 79 के बीच में ईरान में राज किया, वो शाह थे ना, वो अमेरिका के ज़्यादा अच्छे करीब थे, वो दोस्त थे। जबकि ईरान तो था एक मुस्लिम कंट्री, तो वहाँ के लोगों में एक तरह से ना जो शाह की डायनेस्टी थी ईरान में, उनके प्रति एक विरोध पैदा हो गया। उन्होंने कहा देखिए आप अमेरिका का सपोर्ट करते हो, अमेरिका तो ग्रेट शैतान है, ग्रेट सैटन का नाम देते थे उनको, इसलिए वो कहते थे कि जो अमेरिका है वो तो इस्लाम के खिलाफ है। तो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई वहाँ पे 1979 में, थियोक्रेसी आई, यानी थियोक्रेसी का मतलब खामेनी वहाँ पे एक जो उनके सुप्रीम लीडर थे खामेनी उभर कर आए, इमर्ज होकर आए, और उनका थियोक्रेसी आ गई, यानी रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टेट के अंदर में। तो एक तरह से कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच देखने को मिली, जो रिलीजियस लीडर है वो देश को चलाएंगे। अब देखिए जो ईरान है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक धड़ा तो कहता है कि कंजर्वेटिव धड़ा है, वो कहते हैं कि जो रिलीजियस लीडर है उनका रोल ऐसे ही रहना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ हमें हमेशा जाना चाहिए। जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं, वेस्टर्नाइजेशन है, वो हमारे खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, मुस्लिम्स के खिलाफ है। जो दूसरा धड़ा है ईरान में वो है रिफॉर्मिस्ट। बात करते हैं, देखिए ये बात करते हैं कि एक वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे किए जाएं और जो है डेमोक्रेसी लाई जाए, इस तरह की बात है। दूसरा जो धड़ा है डेमोक्रेसी का। अब देखिए जो अब किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल डिस्कस किया गया था, ये इस कंटेक्स्ट में डिस्कस किया गया था कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम था अली अकबर, यहाँ पे देख लीजिए अली अकबर, इनकी डेथ हो गई। ये कहते हैं कि जो रिफॉर्मिस्ट के लीडर थे और ये जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, एक तरह से शांति स्थापित करना चाहते थे ईरान के बीच में और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, तो एक तरह से इनकी डेथ के बाद में इस पूरी मूवमेंट के बाद में कैसा है, पर्टिकुलर इनका रोल डिस्कस किया गया था। ईरान में रिफॉर्मिज्म लाने का क्या मतलब है। अब देखिए आप एक बात इसको इंटरलिंकिंग कीजिए, ईरान का जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ है वो रिफॉर्मिज्म का नतीजा है। अगर रिफॉर्मिज्म वहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे न्यूक्लियर डील नहीं साइन हो सकता था। अब आगे अगला क्या है, अगला देखिए सिचुएशन क्या है यहाँ पे वर्ल्ड में, किस तरह का जो प्रोस्पेक्ट्स उभर कर आ रहे हैं 2017 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तो देखिए पॉलिसी आउटलुक कैसा है 2017 में, ये कहते हैं कि ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग है नहीं। जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और टेररिज्म का पैटर्न है वो भी अलग तरह से ज़्यादा लीथल होते जा रहे हैं। लोन वोल्फ यानी एक बंदा आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अटैक कर देता है, तो इस तरह के जो है वो टेररिस्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, और साइबर थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसका हमने यूटिलिटी नहीं डिस्कस करी ना, पहले यूटिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड टुडे सीम्स मोर डिसओरिएंटेड, हिंदी में समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है आज और ज़्यादा डिसओरिएंटेड दिख रहा है और ज़्यादा इंस्टेबल दिख रहा है, और कोई यहाँ पे देखिए कोई नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा भी नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा कि इस कैओस जो है उसका अंत हो जाएगा। तो इस बात को हमें डिस्कस करना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करना है, और वैसे आगे वाली 2 स्टेटमेंट्स है उसको भी डिस्कस करना है। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हो सबसे पहले तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, बाद में जो पूछा है फिर दोबारा उस पर आओगे। फिर ये आते हैं ये सारा हमने डिस्कस किया कि टू प्रोमिसिंग नहीं है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, टेरर पैटर्न है वो भी खराब होता जा रहा है, फिर साइबर थ्रेट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक जो आउटलुक है जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो भी अच्छा नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में देखिए जो असमानताएं हैं, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट है यानी वो भी बढ़ता जा रहे हैं। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी के बादल, अनिश्चितताओं के जो बादल हैं वो गहरा रहे हैं वर्ल्ड में। फिर ये कहते हैं कि देखिए 21वीं सेंचुरी में बहुत बदलाव आने वाला है, और ये 21वीं शताब्दी उन लोगों के लिए एक तरह से डिजास्टर साबित होगा जो स्टेटस को की बात करते थे, और इसी चीज़ को सबसे पहले पहचान लिया। ये कहते हैं कि देखिए चाइना के जो प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने एक तरह से इन्होंने कहा कि पहले से जो आने वाली अनिश्चितताओं को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने 1 रोड 1 बेल्ट की घोषणा करी थी। जिस तरह से ये कहते हैं कि 1 रोड और 1 बेल्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स चाइना चला रहा है, इससे काफ़ी जो है डायनामिक्स इनके फेवर में अब आ गए हैं। बहुत सारे कंट्रीज जो 1 रोड 1 बेल्ट का फायदा उठाने चाहते हैं, तो इसलिए चाइना की जो पैठ है वो बढ़ गई है। और कौन कौन से डोमिनेंट फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो 2017 में है काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास और जो नेशनलिज्म है उसकी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिल रही है। इतिहास और राष्ट्रवाद आप देख लीजिए, जैसे अमेरिका में देख लीजिए आप एग्जाम्पल लें तो किस प्रकार से जो ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के लिए अमेरिका फर्स्ट की बात कही थी। पॉपुलिज्म क्या होता है? पॉपुलिज्म होता है देखिए एक तरह से जब ऑर्डिनरी मैन की
बेसिस पे पॉलिसी चलाए सरकार तो उसको कहते हैं पॉपुलिज्म। जैसे आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में फ्री ग्राइंडर मिक्सर, फ्री चूड़ियाँ, फ्री साड़ी, ये सब चीज़ें। थर्ड जो पॉइंट है 2017 में, मिसट्रस्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल पावर्स। ये कहते हैं कि देखिए जो इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशनल पावर है उसके बीच में जो मिसट्रस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और पर्सनल जो कैरिश्मा है उस पर जोर दिया जा रहा है। आप हमारे भारत में देख लीजिए किस प्रकार जो मोदी की पर्सनैलिटी है, पर्सनल कैरिश्मा है, ये जो बढ़ता जा रहा है। चौथा है मिलिट्री की जो सुपीरियरिटी है, ये भी इनका रोल भी है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी जिसके पास में आज मिलिट्री की जिसकी सुपीरियरिटी ज़्यादा है उसका ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ग्लोबलाइजेशन का ऐसे आए तो ये 4 चीज़ें आप फट से लिख दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। अब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये कहते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन बेकार होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, और ये डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाएंगे। पुतिन भी यही बात कहते हैं कि हम न्यूक्लियर जो मिलिट्री पोटेंशियल है इसको बढ़ाएंगे। जी जिनपिंग कहते हैं कि जी जिनपिंग आपको पता ही है कि चाइना जिस प्रकार से अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ करता जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए ट्रंप का क्या इफेक्ट है आने पर। ट्रंप आपको पता है किस तरह की बात करता है। ट्रंप कहता है कि जो पूरा सिंड्रोम है वो कहते हैं मैं दीवार खड़ी कर दूंगा पूरे जो मुस्लिम्स के खिलाफ में या फिर मैक्सिकन के खिलाफ में। फिर ये फ्री ट्रेड के भी खिलाफ हैं। किस प्रकार से इन्होंने जो टीपीपी था, टीपीपी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि टीपीपी जब मैं सत्ता में आऊंगा तो टीपीपी को सत्ता में तो आएगी, मतलब जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो टीपीपी को रिजेक्ट कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो नेगोशिएशन से पेरिस क्लाइमेट चेंज को भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। फिर ये कहते हैं कि देखिए इस बात से पता लगेगा कि जो नए प्रेसिडेंट है ट्रंप वो चाइना और रशिया से कैसे डील करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए रशिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया को हमेशा दिक्कत रहती है कि नाटो जो कोल्ड वार के लिए थी आप उसको अभी भी क्यों कैरी कर रहे हो। कोल्ड वार में वो उसको हमारे खिलाफ में यूज किया जाना था, यानी यूएसएसआर के खिलाफ में उसको यूज किया जाना था। तो ट्रंप जो है, ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप इस तरह की पॉलिसी अपना सकते हैं कि नाटो को वो हटा दें या फिर नाटो के खिलाफ कुछ ऐसी अप्रोच अपनाएं जिससे रशिया खुश हो जाए। वो दूसरी ये बात कहते हैं कि यूक्रेन और क्रीमिया के इशू जिस पे जो यूएस ने अप्रोच अपनाई और ओबामा ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे क्रीमिया के इशू पर रशिया के ऊपर में, तो ट्रंप इन सैंक्शंस को भी हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3-4 जो चीज़ें हैं कि ये दोनों रशिया और जो यूएस हैं वो एक साथ आ सकते हैं, यानी साइबर वारफेयर जो है उसके मुद्दे पर भी ये दोनों देश एक साथ आ सकते हैं। आगे क्या है, अब देखिए जो एशिया और यूरोप है उसमें किस तरह की सिचुएशन उभर कर आ रही है। ये कहते हैं कि देखिए ट्रेड वार और ज़्यादा बढ़ेगा यूएस और चाइना के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए अभी ट्रंप ने ऐसे बंदों को अपॉइंट किया है, अपना जो ऐसे बंदों को नियुक्ति दी है जो कि चाइना के खिलाफ में जिनकी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी हार्डकोर है। और चाइना ने देखिए ट्रंप के पहले मूव को तो पेशेंस से यानी झेल लिया, लेकिन आगे कितना पेशेंस चाइना दिखा पाता है वो भी देखना बाकी है। हो सकता है कि देखिए इनको कोई साउथ चाइना सी में या तो साउथ चाइना सी में इनकी जो राइवलरी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर ये आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता इनको कोई कॉमन ग्राउंड मिल जाए। अगर कॉमन ग्राउंड इनको मिल जाएगा तो जो वहाँ के देश हैं जैसे कि वियतनाम है, अब देखिए मान ले वियतनाम जो चाइना का पड़ोसी देश है, वियतनाम क्यों सपोर्ट करता है यूएस को? वियतनाम तो इसीलिए यूएस को सपोर्ट करता है ना कि वो चाइना से सुरक्षा प्रोवाइड करेगा यूएस इनको, तभी तो वो यूएस और वियतनाम जिनकी पहले लड़ाई भी हुई है वियतनाम वार में, आज इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का कॉमन दुश्मन है चाइना। लेकिन अगर चाइना और यूएस की दोस्ती बढ़ जाती है तो जो इनके चाइना के आसपास के जो ऐसे मुल्क या ऐसे जो कंट्रीज हैं जो चाइना से सुरक्षा चाहते हैं वो फिर यूएस की उनसे दूरियां बढ़ सकती हैं। कहने का मतलब ये है साफ साफ। रशिया देखिए एक्नॉलेज करेगा। और जो आगे देखिए ये कहते हैं कि जो ईस्ट एशिया और साउथ एशिया इस बात को कैसे लेते हैं कि चाइना और अगर यूएस की दोस्ती बढ़ गई, वो कहते हैं कि ये इस बात को अच्छे से लेंगे नहीं। और ट्रंप का कैसा रिएक्शन रहता है जिस प्रकार से चाइना और रशिया की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। आपको पता होगा कि अब विश्व में, वर्ल्ड में इन दोनों की दोस्ती, चाइना और रशिया दोनों हर बात पर, हर मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो ट्रंप इस बात को कैसे लेते हैं वो भी देखना बाकी है। आगे फिर यूरोप की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए यूरोप में भी सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है, पोलराइजेशन चलता जा रहा है, वहाँ के लोग एकजुट हो गए हैं पोलराइजेशन के मुद्दे पर। माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो भी, माइग्रेंट क्राइसिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी बाहर से लोग आते हैं, लोकल लोग उनका विरोध करते हैं। ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से और लैंड ऑर्डर की वहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस प्रकार के अटैक्स अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं।
आगे टेरर थ्रेट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि टेरर थ्रेट है, काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं। हमने देखा कि यूरोप में किस प्रकार से बर्लिन में अटैक हुआ, नाइस में अटैक हुआ, अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं, टेरर अटैक यूरोप के अंदर में। और अटैक का जो है वो पैटर्न भी अलग है, लोन वोल्फ अटैक, सिर्फ एक बंदा अटैक कर देगा, वो सिर्फ आइडियोलॉजी से प्रभावित है, किसी तरह की सपोर्ट नहीं, कोई लॉजिस्टिक नहीं, सिर्फ ट्रक किराए पे लिया और भीड़ के अंदर में ट्रक चला दिया, इससे निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। फिर ये रशिया का नाम लेते हैं। ये कहते हैं कि रशिया जो अभी तक तो देखिए रशिया में टेरर अटैक्स नहीं हुए हैं, रशिया में टेरर अटैक्स नहीं हुए हैं, और लेकिन आगे नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी दी नहीं जा सकती, क्योंकि जो चेचन्या का इशू है, हार्डकोर जो रेडिकल इस्लाम है वहाँ पर भी है। और फिर ये बात कहते हैं कि रोहिंग्याज है, रोहिंग्याज भी जिस तरह से इन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए तो आने वाले टाइम पे इन पर भी रिटालिएशन हो सकता है। फिर ये बात करते हैं कि बोको हराम और अल शबाब अफ्रीका में, इन पर भी देखिए एक तरह से ये भी अब अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बात आती है देखिए इंडिया और नेबरहुड की। इंडिया के नेबरहुड में कैसी सिचुएशन उभर कर आ रही है। ये कहते हैं कि देखिए हमारे नेबरहुड में और एशिया में काफ़ी गंभीर सिचुएशन रहने वाली है। आने वाले दिनों में वार जो है बढ़ने ही वाला है, और जो सिचुएशन है वो टेंस रहने वाली है। क्यों? क्योंकि चाइना और हमारे रिलेशन, इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं है, चाइना और जापान के रिलेशन अच्छे नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जो मिलिट्री बैलेंस है वो डिसाइसिवली तो शिफ्ट होने वाला नहीं है, ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो लार्जेस्ट यानी मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज है एशिया के अंदर में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। आप देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ पे देखिए मिलिट्री जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है हमारे एशिया के अंदर में। चाइना की देखिए, चाइना की जो मिलिट्री बढ़ रही है, और जो बाकी के साउथ ईस्ट एशिया और ये इन सब देशों में कंसर्न है एक तरह से, यानी चाइना का जो राइज है वो पीसफुल राइज नहीं है, एक थ्रेट पेश कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान और रशिया का जो अलायंस है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमारी जो पोजीशन है अफगानिस्तान के अंदर वो भी डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अब यूएस, चाइना और रशिया तीनों ने तालिबान को मान लिया है, यानी तालिबान को, जबकि हम तो मानते ही नहीं। 1999 का कंधार में हमारा विमान अपहरण किया गया था। क्यों किया गया था? वो विमान, उस विमान को कंधार में क्यों ले जाया गया था? क्योंकि उस टाइम पे तालिबान का रूल था वहां पे अफगानिस्तान के अंदर में। लेकिन अगर, क्योंकि देखिए अगर तालिबान अब सत्ता में आ जाता है, जिसको कुछ ना कुछ, ये देखिए यूएस, चाइना और रशिया एक तरह से लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं तालिबान को। अगर गलती से भी तालिबान सत्ता में आ जाता है तो हमारे इंटरेस्ट के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये है। और नेपाल और श्रीलंका है, यहाँ भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। और वर्ल्ड है, देखिए वर्ल्ड आज है, इंडिया और जो वर्ल्ड है वो क्रॉस रोड्स पे है, यानी सिचुएशन जो उभर कर आ रही है वो ज़्यादा अच्छी नहीं उभर कर आ रही है। तो बस यही पूरा आर्टिकल था। मतलब कहने का मतलब ये है, इन्होंने अपना बताया है, पूरे आर्टिकल में इन्होंने अपना सिनेरियो बताया, अपना व्यू बताया है। तो मतलब यूपीएससी के हिसाब से तो हमें ही लिखना है ना, इसलिए इन्होंने जो कंक्लूजन था वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं ऐड किया। जैसा हमें सिखाया जाता है कि यूपीएससी में जब भी आंसर लिखो कि आपको कंक्लूजन लिखना है तो एक तरह से ऑप्टिमिज्म लिखो उसमें। अगला क्या आर्टिकल है देखिए, सॉरी अभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया है, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। तो एक नई वीडियो अभी थोड़ी देर में उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत एथिक्स भी डिस्कस कर सकें। सो सॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।